नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन मैथ्स की कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कल वाला सारा काम अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम आपके लिए सही से सिलेबस स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जो आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जितने भी आपके जो फ्रेंड सर्कल में आपके क्लासमेट्स हैं, जो लोग स्कूल वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, उनको जल्दी से जल्दी उनके नंबर भेज के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराइए, ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से शुरू कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरणों के हल। ये हम अपनी 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, और जब हम 9th क्लास का मैथ पढ़ेंगे तो उसके बीच में बहुत सारी जगह ये चीजें इस्तेमाल होंगी, और अगर हमें आती होंगी तो वो सारी चीजें भी हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आपको थोड़ा सा मतलब बताते हैं पहले इसका। कल हमने आपको चर का मतलब बताया था। चर का मतलब था जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है। जैसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी, ये क्या है? चर है। जब ये कह रहा है एक चर, तो इसका मतलब आप ये देखो नीचे जितनी भी सब चीजें लिखी हैं सब में एक एक चर है। यहां पे चर कौन है? एक्स। यहां पे भी चर कौन है? एक्स। यहां चर कौन है? एक्स। यहां पे भी चर एक्स है, यहां भी चर एक्स है, यहां भी चर एक्स है, और यहां पे भी चर एक्स है। ठीक है, उसके बाद आपसे कहता है रैखिक। जब चर की शक्ति एक होती है, जब चर की शक्ति एक होती है तो हम उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? रैखिक। अब देखो यहां x की शक्ति एक है, यहां भी x की शक्ति एक है, यहां भी x की शक्ति एक है, यहां पे भी x की शक्ति एक है, यहां भी x की शक्ति एक, यहां भी x की शक्ति एक, और यहां पे भी x की शक्ति एक। तो ये रैखिक है। और समीकरण का सीधा सा मतलब होता है जब बराबर का निशान होता है। ठीक है, इन सब में बराबर का निशान भी है, इसलिए समीकरण है। तो अब हम लोगों को क्या करना है? इनको हल करना है। हल करते समय एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, जो x वाली चीज है उसको तो हम यहां रखेंगे, और बाकी सारी चीजों को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जो x वाली चीज है उसको तो एक तरफ कर देंगे, और जो बाकी दूसरे वाली चीज है उन सारी चीजों को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब हम दूसरी चीजों को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उससे निशान बदलते हैं। अगर कोई नंबर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का होगा, माइनस का है तो उधर जाके प्लस का होगा, गुना का है तो भाग हो जाएगा, और भाग का है तो गुना हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूं, एक दो मैं करूंगा, बाकी फिर आप अपने आप से करके दिखाओगे। ठीक है, देखो इसको। सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला? एक्स वाली चीज को तो रखना है एक तरफ, बाकी को ले जाना है दूसरी तरफ। जैसे इसमें एक्स आता है ना, तो इसको तो हम यही रखेंगे, 5 को ले जाएंगे उधर, क्योंकि यहां पे 5 किसका है? प्लस का। जब ये 5 उधर साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। आसान सी चीज है। तो हमने इसको लिख लिया 4x। 14 में से 5 को घटा देंगे, जब 14 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। यहां से x का मान निकालना है। अभी इस x को करेंगे अकेला। ये जो 4 है ना, 4 यहां पे किसका है? गुना का। जब ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? भाग का। और जब ये भाग का आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा 9/4। तो अब यहां से कह दोगे कि जो x है उस x का जो मान है वो कितना आएगा? 9/4 आएगा। बिल्कुल आसान है, 6ठी क्लास वाले सवाल हैं। बस वैसे तसल्ली से करें, भी आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं आपको तो। और देखते हैं आगे। जैसे हमारे पास ये वाला सवाल है, इसको देखते हैं। हमारे पास लिखा है माइनस का 3x जमा का 2 बराबर में क्या है? माइनस का 7। ठीक है, तो क्या करेंगे? -3x ऐसे का ऐसे, x वाले को तो ये रखना है। ये 2 बिना x के साथ है, इसको उठा के यहां ले जाओ। तो -7 पहले से, ये 2 प्लस का है, जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 7 रुपए देने हैं, 2 रुपए देने हैं, तो मैंने आपको समझाया था टोटल मिला के 9 रुपए देने हैं। और जब देने होते हैं तो उसके लिए किसका निशान आता है? माइनस का निशान आता है। इसका मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन निशान तो माइनस का ही आता है। ठीक है, अब -3 किसका है? गुना का। जब इसके नीचे आएगा तो किसका हो जाएगा? भाग का हो जाएगा। अच्छा, इतना आसान है। -9 बटे में -3 ऐसे बनेगा। तो माइनस से माइनस कट गया, इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 3। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास x आएगा उस x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बड़ा सिंपल और आसान सी चीज है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को? इसको मैं और करता हूं, फिर आप ये सारे के सारे अपने आप से करके दिखाओगे। ठीक है, इसको देखते हैं। 3x का मान कितना है? 6 है। तो अगर मैं यहां से x का मान निकालूंगा तो 3 किस में है? गुना में। जब ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? भाग का। जब भाग का हो जाता है तो भाग भाग के नीचे आ जाता है। अच्छा, फिर अपन इसको काट देते हैं। तो जब हम इसको काटेंगे तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो x आएगा उस x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है?
फटाफट से वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो और ये सारे क्वेश्चन अपने आप से कॉपी में लिखो और इसको अपने आप से करके देखो, ठीक है। फिर थोड़ी देर में मैं इसको करके दिखाऊंगा, आप उसके साथ मैच करना। अगर आपके ठीक हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और अगर गलत हो गए तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी गलती कहां पे, आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो फटाफट से करो इसको, आगे वीडियो को रोको और फटाफट से करो, इतना मैं इसको करता हूं, ठीक है। अपने आप से करो इसको फटाफट। जब हम इस सवाल को देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x, ये -2 है, जब ये उधर जाएगा तो प्लस का 2 जाएगा, तो 3x बराबर 12, तो x का मान आएगा 12, ये 3 गुना का था, उधर जाएगा, जब उधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो x का मान 4 आ गया, ठीक है। इसको चलते हैं, क्या लिखेंगे, 5x को रखेंगे इधर, ये 1 प्लस का है, जब ये उधर जाएगा तो 6 - 1 हो जाएगा, तो 5x, 6 में से 1 चला गया तो कितना आ गया, 5 आ गया, तो x का मान आ जाएगा 5/5, इसको काटेंगे तो 1 आ गया। इतना आसान सवाल है, इसको देखते हैं। तो 5x, ये 7 किसका है, माइनस का, जब ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, 3 में 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ये 5 गुना का था, जब ये 5 इसके नीचे जाएगा तो इसको काट देंगे, x का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर चलते हैं लास्ट वाले के ऊपर। लास्ट वाले में देखो क्या कहता है, माइनस का 4x, इस 7 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5 माइनस का 7, तो माइनस का 4x बराबर -12, तो माइनस x का मान कितना आ जाएगा, -12/-4, ये कट गया, और जब आप इसको काटोगे तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब मुझे बताना और नीचे कमेंट में बताना वीडियो के कि आप लोगों के इनमें से कितने सवाल सही थे और जो आपने अपने आप से किए थे। ये समझ में आ गया। तो अब तक हमने आपको जितना भी बेसिक पढ़ा है वो सारा आपको अच्छे से आना चाहिए 9th क्लास का मैथ शुरू करने से पहले। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू करते हैं, जिसको आपको बाद में अपनी फेयर कॉपी में करना है, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 1.1 को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसका पहला सवाल बड़ा ही आसान है, देखते हैं क्या कहता है। आपसे कहते हैं क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल वही है जो हमने आपको परसों पढ़ाया था। आपको बताया था परिमेय संख्या करके ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, नीचे वाली जो चीज है वो 0 नहीं होनी चाहिए और अंश और हर दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 0 का मतलब सबको मालूम है ना, 0 का मतलब ये है, तो इसको हम लोग बिल्कुल ऐसे करके लिख सकते हैं, लिख सकते ना, 0 को लिख सकते हैं 0/1। आप लिख देना, जो नीचे वाली चीज है वो 0 नहीं है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या आएगा, p/q के रूप में। तो आप देखो यहां से p का मान कितना है, 0, q का मान कितना है, 1। अगर मैं 0 को देखूंगा तो आप लिखोगे जो 0 है वो पूर्णांक है और जो हमारे पास 1 है वो भी क्या है, पूर्णांक है, सही है। तो आप क्या लिखोगे, 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जो 0 है इसको 0 p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे q का मान 0 नहीं है और p का मान जो है वो 0 है, q का मान 1 है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, पूर्णांक है। तो आप लिख देना अतः है 0 एक परिमेय संख्या है। अतः जो 0 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का पेपर में आता है, आपसे पूछता है बताओ 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हमने 0 को देखा, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, नीचे वाला चीज का मान कितना आ गया, 1, और जो ऊपर p है उसका मान कितना आ गया, 0। तो 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। इसका मतलब 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे नीचे वाली चीज 0 नहीं है, ऊपर नीचे दोनों जगह पूर्णांक है, इसलिए जो 0 होगा वो एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखो क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, 3 और 4 के बीच में
6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। सबसे पहले तो आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। किसी भी दो अंकों के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। ये तो सर 6 ही पूछा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने कैसे। हमने यहां पे लिख दिया 3 और यहां पे लिख दिया 4। अब आपको इसको ऐसे नंबरों से गुना करनी है ताकि जो इसके नीचे वाला हर होगा ना, जो नीचे वाली संख्या होगी वो सेम होनी चाहिए। अब आपका मर्जी है, आप जिससे गुना करना चाहते हैं उससे गुना कर दो। जैसे मैंने इसको 10 से गुना 10 से भाग कर दी। अब हम लोगों को इसके नीचे भी सेम बनाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको 10 से गुना किया और 10 से भाग कर दिया। तो ऐसा होने पे ये कितना बन गया, 30/10। और ये कितना बन गया, ये बन गया 40/10। 30/10 और 40/10। अब आप देखो, अगर मैं इसको काटूंगा तो वापस 3 आ जाएगा, इसको काटूंगा तो वापस 4 आ जाएगा। इसका जो हमने लिखा वो सही है। अब इसके बीच में हमें परिमेय संख्या लिखनी है। अब आपको मालूम है 30/10 के बीच में अगर मैं लिखना चाहूं तो आप लिखोगे 31/10, आप लिखोगे 32/10, आप लिख देना 33/10, फिर 34/10, फिर हमारे पास आएगा 35/10, 36/10, अगला आएगा 37/10, 38/10, 39/10 और 40/10। तो अब देखो ये सारी परिमेय संख्याएं तो है। देखो ये p/q का रूप है, ये भी p/q का रूप है, ये भी p/q का रूप है, ये भी p/q का रूप है ना। तो हमें लिखना था, आप लिख दो 6 परिमेय संख्याएं। 6 परिमेय संख्याएं, आप इसके बीच में से कोई भी 6 लिख दो। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा 31/10, बिल्कुल ठीक है। उससे अगले वाला क्या है, 32/10। आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख दो, और काटना है तो काट दो। 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, कटता है तो काटो। अगले वाला क्या है, अगले वाला है 33/10। उससे अगले वाला है 34/10। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। आगे लिखेंगे 35/10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। उससे आ गया 36/10, ये 18 से जाएगा, ये 5 से जाएगा। तो ये हमारा उत्तर आएगा। अगर आप नहीं भी काटोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप काट दोगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो हमारा उत्तर क्या क्या आ गया, हमारा उत्तर आ गया 31/10। अगले वाला उत्तर कितना आ गया, 16/5। उससे अगले वाला आ गया 33/10। उससे अगले वाला आ गया 17/5, ठीक है। और उससे अगले वाला क्या आ गया हमारे पास, 7/2, ठीक है। और उससे अगले वाला क्या है, 18/5। तो ये हमारा उत्तर आएगा। इस तरीके से सवाल करना था, बड़ा आसान सा सवाल है। आप कहोगे सर 10 से क्यों गुना करिए, मैं तो 20 से गुना कर दूं, कर दो। अगर आप इसको 20 से गुना कर दोगे तो 60/20 बनेगा, ये 80/20 बनेगा, 61/20, 62/20, 63/20। ऐसे हम 20 संख्या लिख सकते हैं। आप कहते हो नहीं जी मैं तो 100 से गुना करूंगा, कर लो। 100 से गुना करोगे तो और ज्यादा लिखी जाएगी, 1000 से गुना करोगे तो और ज्यादा लिखी जाएगी। तो कहने का मतलब है हमें तो सिर्फ 6 लिखनी थी, इस तरीके से लिखनी है। अब आपका मन करे कि मैं तो 100 से गुना करूंगा, आप 100 से कर दो, इतनी ज्यादा निकल आएंगी। 1000 से कर देंगे तो उससे भी ज्यादा निकल आएंगी। आसान है ना, अरे कुछ नहीं है, बस ऐसे ही लिखना है। समझ में आ गया। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहता है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। हमने अभी आपको सिखाया था, ये 3/5 है, ये 4/5 है। अब आपको ऐसे नंबर से गुना करना है ताकि दोनों का जो हर है वो सेम रहे। जैसे मान लो मैंने इसको 8 से गुना कर दिया, 8 से भाग कर दिया। अब 6 से करना चाहते हैं 6 से कर दो, अब 10 से करना चाहते हैं 10 से कर दो, अब 12 से करना चाहते हैं 12 से कर दो, ठीक है। ऐसे ही इसको भी सेम बनाने के लिए मैंने 8 से गुना 8 से भाग कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया 24/40। और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया 32/40। अब 24 और 32 के बीच में तो काफी सारे नंबर है, लिख लो सबको। क्या लिखोगे, 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, ऐसे ही 30/40,
31/40 और ये जो ऊपर लिखा है आप इसको यहां लिख लो, ये बन जाएगा 32/40। अब इसके बीच में से कोई भी 5 उठा लो, जैसे हमने ये उठा लिया 25/40, 26/40, ऐसे ही 27/40, 28/40 और 29/40। आप लिखना चाहो तो यही छोड़ दो कि यही हमारा आंसर है क्योंकि P/Q की रूप में लिखा जा सकता है। नीचे वाली चीज 0 नहीं है और ऊपर नीचे दोनों जगह पूर्णांक है। अगर काटना चाहते हैं तो आप काट भी सकते हैं, जैसे 5×5 25, 5×8 40। ठीक है, तो आप यहां लिख लेना उत्तर में। तो जब आप इसका उत्तर लिखोगे तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा 5/8। फिर से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 0 तो 2 से कट गया। तो 13/20, उससे आगे 27 तो जाता नहीं, तो 27/40, 28 जाएगा, 28 को काटो। ठीक है, 4 7 28, 4 ढाई 40, 4 से काट दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/10। और उससे अगला क्या है, उससे अगला है 29/40। तो ये हमारा उत्तर है। इस तरीके से सवाल आता है और इस तरीके से आपको करके दिखाना होता है। बस आपको ध्यान रखना है जो भी दोनों की दोनों भिन्न दे रखे हैं उन दोनों भिन्न का जो हर है वो एक जैसा होना चाहिए। उसके लिए आप सेम नंबर से गुना करेंगे और सेम नंबर से भाग करेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे भी 40 बन गया, इसके नीचे भी 40 बन गया। फिर उसके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं उसको लिख लो, कटता है तो काट दो, इसके पीछे से कोई भी 5 नंबर उठा के वहां लिख दो, वो हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो क्या कहता है। अब इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, अपने कारण की पुष्टि, उत्तर जो उत्तर है उसकी कारण की पुष्टि करनी है, ऐसा सही है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों है। सबसे पहला देखिए क्या कहता है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। आपको अगर याद होगा तो हमने परसों आपको पढ़ाया था प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में हमने आपको बताया था 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं आती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं थी, पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं थी जो 0 से शुरू होती हैं। आप मुझे ये बताओ जो ऊपर वाली संख्याएं हैं वो सारी पूर्ण संख्या है या नहीं है। बिल्कुल, अगर 1 यहां है तो यहां भी है, 2 यहां है तो यहां भी है। नीचे वाले में 0 फालतू है, ऊपर वाले में 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये कथन दे रखा है आप इसको क्या बोलोगे, सत्य है। बिल्कुल सत्य है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के बीच में बैठी हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं इधर। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आपको भी बताया मैंने, जो पूर्ण संख्याएं थी, पूर्ण संख्याएं क्या थी, पूर्ण संख्याएं थी 0 1 2 3 4। और आपको यह बताया था पहले कि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे है ना। अब मुझे यह बताओ क्या सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के बीच में बैठे हैं? क्या सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के बीच में बैठे हैं? कहां बैठे हैं? ये माइनस वाला तो एक भी नहीं बैठा है ना। तो आप क्या लिखोगे, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। अतः यह कथन असत्य है। इसलिए जो ये वाला कथन है वो क्या है, असत्य है। समझ में आ गया। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का है, बिल्कुल 1 नंबर का आएगा, अच्छे से कर लेना। बिल्कुल आगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको मालूम है परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो बटे वाली होती हैं। अब मुझे ये बताओ जो 3/7 है ये क्या है, 3/7 परिमेय संख्या है। मुझे बताओ क्या ये पूर्ण संख्याओं में कहीं दिख रही है? क्या ये वाली जो संख्या है क्या वो इन संख्याओं में कहीं नजर आएगी? इन वाली संख्याओं में तो कोई बटे वाली रकम आती नहीं है। इसका मतलब 3/7 परिमेय संख्या है, परंतु क्या नहीं है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। अतः सभी परिमेय संख्याएं, अतः सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। अतः सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, क्योंकि जो परिमेय संख्या है ना उसमें बट्टे वाली रकमें भी आती है।
और जो बटे वाली रकमें होती हैं वो कभी भी पूर्ण संख्याओं के बीच में नहीं आती। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड सर्कल में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर पाए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।